Hello friends, I'm हरीश डेमला from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे चार्ट में दूसरी शादी का विचार किस भाव से किया जाता है और उसमें क्या क्या देखा जाता है, ये जानने के लिए कि दूसरी शादी का योग है या नहीं है और दूसरी शादी हमारी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। जिन लोगों की पहली शादी बिगड़ जाती है, अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्सेस हो जाते हैं या सेपरेशंस हो जाते हैं या मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, क्या उनकी दूसरी शादी का योग चार्ट में बना हुआ है या उसका सुख है या नहीं है। आज इसी पे ही हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही गहन मुद्दा है और काफ़ी लोगों की हमारे पास इस विषय के इस विषय पर काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं और वो जानने की चेष्टा रहती है उनको कि उनकी लाइफ में दूसरी शादी का सुख है या नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पे ही हम आपको विस्तार में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहली शादी तभी बिगड़ती है जब सेवन्थ हाउस बहुत ही बुरा पड़ा हो। सेवन्थ हाउस का कनेक्शन सिर्फ छठे और आठवें और 12वें से होने पे शादी नहीं बिगड़ती, उसमें और भी कुछ मैलेफिक एनर्जीज हों और भी 2-3 ऐसे योग बने हुए हों जिससे उस शादी में विघन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है और डाइवोर्स हो जाता है। और अब डाइवोर्स होने के बाद स्थिति आती है दूसरी मैरिज की। दूसरी मैरिज का विचार 11वें घर से किया जाता है, क्योंकि 11वां घर जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, हमारे डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का घर है और 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का भी है। 11th हाउस को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर वो शादी होती है तो वो सक्सेस या खुशी उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 5वें घर को भी देखता है और 5वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ वो 11वें घर को भी देखता है। अगर 5वें घर का संबंध 11वें घर से अच्छा हो जाए तो हो सकता है दूसरी मैरिज आपकी लव मैरिज हो या आपकी इच्छा से हो या किसी ऐसे लड़की से हो जिसको आप जानते हो। और अगर 5वें घर का कनेक्शन 11वें घर से नहीं बन रहा किसी भी तरीके से, या वो कनेक्शन उल्टा बन रहा है, यानी कि 5वें घर में जो प्लैनेट्स हैं वो 11वें घर से उनका कनेक्शन जो है प्लैनेट्स के थ्रू अच्छा नहीं है। जैसे सपोज 5वें घर में मंगल बैठा है, 11वें घर में राहु बैठा है, तो यहाँ आप ये मान लोगे कि ये एनर्जीज सिंकिंग एनर्जीज नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी शादी आपकी लव मैरिज तो नहीं होगी, हाँ अरेंज मैरिज वगैरह हो सकती है। अब ये भी देखा जाता है कि 11th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरी शादी होने के लिए इच्छा का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप ये समझ लो कि 11th हाउस आपका बिगड़ा हुआ है। वहाँ कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया है दूसरी मैरिज के लिए, और आप दूसरी मैरिज में घुसना ही नहीं चाहेंगे, करना ही नहीं चाहेंगे। तो वहाँ विचार जो है वो आपका वो प्लैनेट्स ही देते हैं, ऐसा विचार भी आपके प्लैनेट्स ही देते हैं। सपोज दूसरी शादी का जो घर 11th है उसमें कुछ गलत कॉम्बिनेशंस, कुछ सपोज राहु और मंगल बैठे हुए हैं, राहु मंगल और केतु बैठे हुए हैं, शनि और मंगल हैं, या फिर कुछ एनिमी प्लैनेट्स हैं, तो शुक्र और सूर्य हैं बहुत क्लोज कंजंक्शन में, तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरी शादी में प्रॉब्लम है, दूसरी शादी की सक्सेस में आपको दिक्कत आएगी। और या तो ये कंजंक्शन किसी बहुत अच्छे नक्षत्र में बनी हुई हो, तब तो आप मान सकते हैं कि हाँ ये नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, तो दूसरी शादी चलेगी। अगर उसका कनेक्शन छठे 8वें से दोबारा बन गया 11th हाउस का, तो दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब दूसरी शादी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या टूट जाएगी, उसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो 11th हाउस पे कितनी मैलेफिक इम्पैक्ट है,
या 11th हाउस के लॉर्ड कितनी खराब पड़े हुए हैं। एक तो बहुत ही बुरी कंजंक्शन 11th हाउस में शादी को खराब कर सकती है, बिगाड़ सकती है। और जो दूसरा, अगर उसमें नक्षत्री सपोज आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं मंगल और शनि और मंगल और राहु या केतु और मंगल, कुछ कोई ऐसे प्लैनेट्स, एंटी प्लैनेट्स शुक्र और सूर्य सपोज आर्द्रा नक्षत्र में। अब आर्द्रा नक्षत्र तो तूफान का नक्षत्र है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट आपको ये जान लेना चाहिए कि ये शादी नहीं चलेगी। फिर भी अगर आप शादी में जाना चाहते हैं तो राहु की प्लेसमेंट अगर बहुत ही ऑस्पिशियस है आपके चार्ट में, चौथे घर में है, पांचवें में है, या यूं कहना चाहिए किसी भी केंद्र हाउस में है। पांचवें में तो राहु देखेगा ही सामने, लेकिन किसी भी केंद्र हाउस में है और राहु की दृष्टि 11th हाउस पे नहीं है, तो फिर ये शादी थोड़ी चल सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 11th हाउस पे किसी गुरु या शुक्र जैसे प्लैनेट की दृष्टि है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है 11th हाउस का बहुत अच्छा होना दूसरी शादी को की सक्सेस को एक किस्म से आपको बताता है। जैसे 11th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठ जाए और वो भी सॉफ्ट प्लैनेट बैठ जाए, जैसे सपोज चंद्र ऊंच का बैठ जाए, शुक्र ऊंच का ना बैठे तो अच्छा ही है, शुक्र अपनी राशि में बैठ जाए, क्योंकि शुक्र ऊंच का शुक्र भटका देता है, तो ये आउट ऑफ मैरिज ले जाता है। तो और कोई भी प्लैनेट गुरु है अपनी राशि में बैठा हो, शनि अपनी राशि में बैठा हो, बुध अपनी राशि में बैठा हो, या यूं कहना चाहिए कि चाहे मंगल ही क्यों ना हो, मंगल भी अपनी राशि में बैठा हो, तो ये दर्शाता है कि आपकी दूसरी शादी चलेगी और सक्सेसफुल होगी। अपने और ऊंच की राशि में भी कोई प्लैनेट बैठा है तब भी अच्छा माना जाता है, एक्सेप्ट सूर्य, शुक्र और शनि। ये प्लैनेट्स ऊंच के नहीं होने चाहिए 11th हाउस में, नहीं तो ये शादी को, दूसरी शादी को भी ये बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। और दूसरा, 11th हाउस पे एनिमी प्लैनेट्स नहीं बैठे होने चाहिए, यानी कि गुरु और बुध बैठ गया, शुक्र और सूर्य बैठ गया, शनि और मंगल बैठ गया, राहु और मंगल बैठ गया, केतु और मंगल बैठ गया, चंद्र और बुध बैठ गया। तो ये एनिमी प्लैनेट्स दूसरे घर की शादी को चला तो सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानियां रहेंगी, उसमें वो दोष रहेंगे जो वो प्लैनेट्स की ओरिजिनल नेचर है या उनका कारकत्व है, उस तरह के दोष रहेंगे। जैसे चंद्र और बुध बैठ गया तो मेंटल स्ट्रेस दे देंगे, शनि और चंद्र बैठ गया तो विष योग बना देंगे, मेंटल इनसिक्योरिटी दे देंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन दे देंगे। और सूर्य और शुक्र बैठ गया तो ये खराबी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है, सूर्य की जो रेज हैं उसमें शुक्र बर्न हो जाता है और हमारे स्पर्म का भी उससे यानी कि कुछ ना कुछ लेना देना है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमी प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। अगर वो एनिमी प्लैनेट्स बैठे भी हैं तो वो डिस्टेंस उनमें ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10 डिग्री से ज़्यादा दूर बैठे हों तो आप चांस ले सकते हैं। अब 5वें घर में और 11वें घर में अगर मित्र प्लैनेट्स हैं, सपोज चंद्र 5वें घर में बैठा है, गुरु 11वें घर में बैठा है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस है, लव मैरिज हो जाएगी, जो सेकंड मैरिज होगी। और इसी तरीके से अगर मंगल और चंद्र बैठे हैं, शुक्र और मंगल बैठे हैं 5वें में और 11वें में, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भी अच्छा योग है, अच्छी मैरिज होगी। इस तरीके से जो भी प्लैनेट्स हों 5वें और 8वें घर में अगर मित्र प्लैनेट्स हों तो शादी का योग बना देंगे। अब देखिए 5वां घर हमारी लव लाइफ का है, 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है। तो इच्छा अगर हमारी शादी करने की तभी होगी जब 11th हाउस हमारा मजबूत है। अगर 11th हाउस हमारा बिगड़ा हुआ है तो हमारी इच्छा भी नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार अब दूसरी शादी करने की इच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू बी इन मैरिज अगेन। तो उसकी वजह यह है कि 11th हाउस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आपकी इच्छा को मार दिया। और अगर 11th हाउस बिगड़ा हुआ हो तो हमारा सोशल सर्कल भी इतनी अच्छा नहीं होता जहाँ से हमें रिश्ते आ जाए, जहाँ से हमें कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम सेकंड मैरिज में घुसें। और दूसरी चीज़ ये है, मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र, ये ऐसे कुछ नक्षत्र हैं
जिसमें जिसमें शादी होने में भी दिक्कत आती है, शादी चलने में भी दिक्कत आती है। तो ये एनर्जीज भी अगर 11th हाउस में नहीं है तो डेफिनेटली दैट इज इन फेवर ऑफ यू। और 11th हाउस का संबंध जो है वो 7वां घर से अगर बन जाए, 7वां घर तो आपका बिगड़ा हुआ ही है, अगर 11th हाउस का संबंध दोबारा 7वें से बन रहा है तो फिर मैरिज आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि 7वां घर तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। सपोज कोई प्लैनेट ऐसा है जो 7वें घर में है और 11th हाउस से भी उसका कनेक्शन है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे एक प्लैनेट 2 घरों का मालिक होता है, 11th हाउस का भी है और सपोज 10th हाउस का भी है, और 7म भाव में बैठा हुआ है, उसके साथ कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो अब क्या है कि 11th का लॉर्ड 7म में है, 7म घर को किसी और प्लैनेट ने बिगाड़ा हुआ है उसके साथ। तो अब 11th हाउस की जब बात आएगी तो वही प्लैनेट दोबारा आ जाएगा। अब उसका फिर कनेक्शन 7म से हो गया। 7म घर जो है वो पहली मैरिज का है, जैसे ही पहली मैरिज खराब हुई है वैसे ही दूसरी मैरिज खराब हो जाएगी। तो 11th हाउस का संबंध 7म से बन जाए तो मैरिज आपकी दोबारा बिगड़ सकती है, 6ठे घर से बन जाए बिगड़ सकती है, 8म से बन जाए बिगड़ सकती है, और 12 से बन जाए तो भी बिगड़ सकती है, 3रे घर से बन जाए तो चल सकती है लेकिन संघर्ष में चलेगी, एडजस्ट करके चलेगी। तो इस तरीके से आपने 11th हाउस के प्लैनेट्स को आंकना है। दूसरा हमने बताया 11th हाउस में एनिमी प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, और 11th हाउस पे जो दृष्टि होगी जिन प्लैनेट्स की वो भी एनिमी नहीं होने चाहिए। मंगल और राहु पर्टिकुलरली अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो दूसरी शादी होने के बाद पुलिस केस या कोर्ट केस या FIR जैसी चीज़ें भी हो जाएगी, और कुछ न कुछ एक्सीडेंटली शादी खराब हो सकती है। अगर 11th हाउस में मंगल और राहु है तो बिल्कुल दूसरी शादी में जाना ही नहीं चाहिए। केतु और मंगल है तब भी नहीं जाना चाहिए, शनि और मंगल है तब भी नहीं जाना। तो 11th हाउस का स्ट्रांग होना, पॉजिटिव होना, ये दर्शाता है कि आपको सेकंड मैरिज का सुख मिल सकता है। अब आते हैं दशा की तरफ। 11th हाउस अगर आपका प्रबल है, अच्छा है, उसमें अच्छा प्लैनेट कोई बैठा हुआ है, अपनी राशि में है या मित्र राशि में है, और या अच्छे नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र में है, तो आप दूसरी शादी आपकी वो दशा करवा सकती है, या आपकी शुक्र की दशा भी सेकंड मैरिज करवा सकती है, या आपकी चंद्र की दशा भी सेकंड मैरिज करवा सकती है, या 5म घर में बैठा हुआ प्लैनेट जो है उसकी दशा अंतरदशा भी सेकंड मैरिज आपकी करवा सकती है। तो कुछ ये प्लैनेट्स हैं जो सेकंड मैरिज की इवेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 11वें घर के प्लैनेट की दशा, 11वें घर पे जिस प्लैनेट की दृष्टि है उसकी दशा, शुक्र की दशा, लड़कियों के चार्ट में गुरु की दशा, चंद्र की दशा, 5म घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है और जिसकी दृष्टि है उसकी दशा। तो ये दशाएं आपकी दूसरी मैरिज की एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कर सकती हैं। और दूसरा जो है 11th हाउस में मैरिज का सुख, यानी कि मैरिज का सुख तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या 11th हाउस की मैरिज में आपको प्रोस्पेरिटी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या वो लकी रहेगी? एक तो ये है मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, एक ये है कि वो लकी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके लिए अगर 11th हाउस का लॉर्ड 9वें भाव में आ जाए तो सेकंड मैरिज बहुत लकी रहेगी। 11th हाउस का लॉर्ड अगर द्वितीय भाव में आ जाए, दूसरे भाव में, तो 11th हाउस के थ्रू आपको वेल्थ भी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में है तो आपका हो सकता है दूसरी मैरिज जिससे हो वो आपका पार्टनर फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा और एम्प्लॉयड होगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर चौथे घर में आ जाए तो 11th हाउस की मैरिज में सुख की प्राप्ति होगी। 11th हाउस का लॉर्ड 5म में आ जाए तो लव मैरिज भी 11th हाउस आपकी करवा सकता है और एक संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। 5म भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अगर मित्र प्लैनेट को 11th हाउस में देख रहा है तो दूसरी शादी भी होगी और दूसरी शादी से संतान भी होने के चांसेस बनेंगे। ऐसे ही 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5म में आ जाए तो बहुत ऑस्पिशियस है, चौथे में भी ऑस्पिशियस है,
और सप्तम में नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि सप्तम घर तो आपका पहले ही बिगड़ा हुआ है, जिसने पहली मैरिज को ख़राब कर दिया है। दशम में आ जाए तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी आपके दूसरे पार्टनर की। और दूसरा, आपका लगन और 11th हाउस का अगर मैच है, यानी कि लगन का स्वामी और 11th हाउस के लॉर्ड का स्वामी मित्र हैं, तो भी सेकंड मैरिज के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर न्यूट्रल रिलेशनशिप है तो भी चांसेस, यानी कि न्यूट्रल मीन्स जैसे मंगल और शुक्र है, इनकी न्यूट्रल रिलेशनशिप है, गुरु और शनि है, ये भी न्यूट्रल है। इस तरह के योग भी, अगर गुरु का लगन है और शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो भी ठीक आपके चलने के चांसेस हैं, या शनि का लगन है, गुरु आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है तो भी चलने के चांसेस हैं। और अगर लगन और 11th हाउस के लॉर्ड एनिमी है तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे। तो इस तरीके से आपने देखना है। दूसरा, 11th हाउस के अलावा जो और चीज़ें देखने वाली हैं वो है आपकी दशा। पहली दशा जो है, जिसने आपकी शादी को खराब किया है किसी भी इंसान की, उस दशा, अगर वो दशा खत्म हो रही है, महादशा, तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी दशा हो सकता है पॉजिटिव प्लैनेट की हो। दूसरा, अगर वो दशा आपकी ओवरऑल अच्छी रही है लेकिन उसने आपकी मैरिज को तोड़ दिया है, तो इसका मतलब अंतरदशा आपकी बहुत बुरी चली है और उस अंतरदशा ने आपकी मैरिज को ख़त्म कर दिया है। तो उस केस में वो अंतरदशा आपको निकलने की इंतज़ार करनी चाहिए, और जब वो दशा अंतरदशा निकल जाए तब आपको दूसरी मैरिज में घुसना चाहिए। कोशिश करिए कि जो भी दशा चले वो किसी ऑस्पिशियस प्लैनेट की चले, उसमें चंद्र है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, या आपका जो है ये वाले प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, और मैलेफिक प्लैनेट्स की दशा ना हो तो अच्छा है। न्यूट्रली अगर हम देखें तो सूर्य मंगल की दशा भी ठीक है, लेकिन अगर राहु या केतु की दशा चल रही है तो दूसरी शादी में थोड़ा सा सोच विचार करके कदम रखना चाहिए। राहु की महादशा चल रही है तो अंतरदशा आप अच्छी पकड़ के चलिए, अच्छी अंतरदशा में ही आप दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाइए, तो शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। कोशिश करें कि जब भी आप शादी करें उसके बाद केतु चाहे जितने भी अच्छा बैठा हुआ हो आपके चार्ट में, केतु की लंबी 1 साल तक की अंतरदशा नहीं आनी चाहिए एकदम बाद। हो सकता 2-4 साल बाद आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सपोज आज आप शादी कर रहे हैं बुध की अंतरदशा में, बुध के बाद शादी के 1 महीने बाद केतु की दशा स्टार्ट हो जाए किसी भी पार्टनर के चार्ट में, तो उसको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो शादी में विघ्न डाल देता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी, गहरी बातें थी दूसरी शादी का विचार करने के लिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी पहली मैरिज में परेशान होकर उसको आपने तोड़ दिया है, डाइवोर्स ले लिया और सेकंड मैरिज का विचार कर रहे हैं, तो आप 11वें घर पे नज़र डालिए और डिसाइड करिए कि क्या आप सेकंड मैरिज में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अगर उसमें आपको कुछ डाउट्स हों, कुछ प्रॉब्लम हो, आप हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैच मेकिंग करा सकते हैं और इजीली सेकंड मैरिज में आप सेफ फूटिंग पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और भी आपको रेगुलरली मिलती रहें। और एल्स विल सी यू टुमारो। टेक केयर of yourself and your family, and have a nice time. Goodbye. Thank you.